हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हैरेड मॉडल। अब आप लोग जब सिलेबस देखते हैं, नॉर्मली हम लोग हैरेड डॉमर मॉडल के बारे में सुनते हैं, बट हैरेड डॉमर कटी कोई मॉडल नहीं है। हैरेड ने एक अलग मॉडल दिया, डॉमर ने एक अलग मॉडल दिया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, हैरेड मॉडल, जो आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे, और कल की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे डॉमर मॉडल के बारे में। सबसे पहले जब हम हैरेड मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं या डॉमर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बेसिकली इससे पहले, हैरेड डॉमर मॉडल से पहले कीनीशियन मॉडल आता है, जो हम लोग कीन्स की थ्योरी पढ़ते हैं ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कीन्स भी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। बट फर्क क्या है? कीन्स ने बात की शॉर्ट रन के बारे में। अब हैरेड डॉमर जब आए, हैरेड डॉमर ने अलग अलग, हैरेड ने अलग और डॉमर ने अलग क्या किया, एक मॉडल देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताने की कोशिश की इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे ये जो हमारा पर्टिकुलर मॉडल है, दैट इज हैरेड का बोल दो या डॉमर का मॉडल बोल लें हम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हैरेड डॉमर मॉडल हमारा किसके साथ एसोसिएट करेगा? इट विल एसोसिएट विद द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे जब भी हम हैरेड या डॉमर के बारे में बात करते हैं, हम इनको इकट्ठे पढ़ते क्यों है? देखिए, जो बेसिक, जो हमारा की रिजल्ट मिलेगा हैरेड में और जो हमारा की रिजल्ट मिलेगा डॉमर में, वो दोनों सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट्स वाई हम लोग इनको एक ही टाइम पे बोलते हैं हैरेड डॉमर मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। अब सबसे पहले हैरेड मॉडल के बारे में अगर हम बात करें, तो कीन्स के बारे में बात सबसे पहले कर लेते हैं। कीन्स का जो मॉडल था शॉर्ट रन का, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे हम डिमांड साइड पे बात करते हैं। कीन्स ने क्या बोला? कीन्स ने डिमांड साइड पे बात की। लेकिन जब आप हैरेड या डॉमर के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने किनीशियन इकोनॉमिक्स से डिमांड साइड उठाई और क्लासिकल इकोनॉमिक्स से इन्होंने क्या लिया? सप्लाई साइड। आप लोगों को पता है कि जो सप्लाई क्लासिकल्स का मॉडल है वो कैसा मॉडल है? वो बेस करता है सप्लाई के ऊपर, और जो कीन्स का मॉडल है वो बेस करता है डिमांड पे। तो यहाँ पे हैरेड ने क्या किया? कीन से डिमांड ली और क्लासिकल से क्या लिया? सप्लाई ली। और सप्लाई और डिमांड दोनों के बारे में इन्होंने बात की। किसने? हैरेड बोल लो या डॉमर बोल लो, दोनों के मॉडल में हमें क्या मिलेगा? सप्लाई और डिमांड दोनों के बारे में बात होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली डिमांड साइड और सप्लाई साइड को दिखाने के लिए इन्होंने जो वेरिएबल दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। ठीक है, आपको याद होगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के डेल्टा वाई। मल्टीप्लायर इफेक्ट याद आ रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने इसी मल्टीप्लायर को यूज करके बोला, जब भी हम इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम क्रिएट होती है। और जब भी आपकी इनकम क्रिएट होगी, तो आपकी पॉकेट में पैसा आ गया। जब आपकी पॉकेट में पैसा आया, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर आप क्या करेंगे? डिमांड क्रिएट करेंगे। तो इट विल लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का इन्होंने फर्स्ट एस्पेक्ट क्या बताया? इन्होंने बोला, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से होगा क्या? इन्वेस्टमेंट के होने की वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने बोला दिस इज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, और इनकम बढ़ने की वजह से आप लोग जिनकी पॉकेट के अंदर पैसा आ रहा है, वो मार्केट के अंदर जाके डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। लाइकवाइज जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, तो वहां पे हम लोग कौन सी साइड देखेंगे? हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बारे में वहां बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बेकरी शॉप के बारे में बात करें, अभी तक अगर सारा काम मैनुअल हो रहा है, तो वहां पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी। लेकिन अगर हम वहां पे कुछ मशीन्स इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या करेगी? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इन्वेस्ट किया आपने, मशीन्स लाई, मशीन्स लाने का मतलब ही क्या है? आपने इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं या कैपिटल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं?
तो आप लोगों को अभी तक ये तो समझ आया, डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। और डिमांड में मैंने क्या बोला, डिमांड में मल्टीप्लायर, और सप्लाई वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट होने की वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है। बिकॉज आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे, इनकम विल इंक्रीज। ठीक है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको पता है, आप वहां से लिंक कर पा रहे होंगे। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी, सप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर पर प्लस एक्सेलरेटर दोनों की वर्किंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। एम आई क्लियर? अभी तक अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हैरड ने क्या बोला। हैरड के मॉडल पे हम डिमांड के बारे में भी बात करेंगे, हम सप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो की वेरिएबल रहने वाला है यहाँ पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो फोकस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे। और इन्वेस्टमेंट में हम फोकस करने में क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वजह से पहले इनकम बढ़ेगी और साइमल्टेनियसली प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। जब हम इनकम साइड को देख रहे हैं तो हम डिमांड के बारे में बात करेंगे, और जब हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखेंगे तब हम सप्लाई साइड के बारे में बात करेंगे। और वर्किंग क्या है, मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेटर दोनों की वर्किंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेडी स्टेट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन टू लाइक द वीडियो और ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टेडी स्टेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडल्स है, चाहे हम हैरड डॉमर के बारे में बात करेंगे, चाहे हम सोलो के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम एक टर्म यूज करने वाले हैं, स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट यहाँ पे है क्या? स्टेडी स्टेट यहाँ पे वो स्टेट है जहां पे हमारी इनकम और आउटपुट बराबर होगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, इनकम के जो बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकम करस्पॉन्ड्स टू द डिमांड साइड, और आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज योर सप्लाई साइड। मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम इज इक्वल टू आउटपुट या डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब यहाँ पे आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए। अब हम एजम्पशंस देखेंगे। देखिए, एजम्पशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना एजम्पशंस को। सबसे पहले हैरेट ने क्या बोला, हैरेट ने बोला जब भी हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम पे बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम पे बात करेंगे। नंबर टू, यहाँ पे हैरेट ने क्या बोला, हैरेट ने लेजर फेयर इकोनॉमी के बारे में भी बोला। मतलब यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी, देयर विल बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नंबर थर्ड, यहाँ पे हैरेट ने क्या बोला, हैरेट ने बोला कि यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी होगी, दैट विल बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पे हम फॉरेनर्स के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे, ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। नंबर फोर्थ जो पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा सोलो में जाकर चेंज होगा। अब यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, हैरोडोमर। हैरोडोमर, मैं हैरोडोमर इसलिए बोल रही हूँ, द रीजन बी, ये जो एग्जाम्पशन है हमारी हैरेड मॉडल की, वो सेम रहेगी इन केस ऑफ डॉमर में भी। ठीक है, तो आप जो एग्जाम्पशंस हैरेड में पढ़ेंगे वही एग्जाम्पशंस हम यूज करेंगे डॉमर में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको अगर यहाँ पे एग्जाम्पशंस याद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो आपका काम वहां पे भी कर देंगी। फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो K बाय L है, दैट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर, वो क्या रहेगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। K बाय L की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं करेगी। क्लियर? तो अभी तक ये जो मैंने आपको बताया, फैक्टर्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मैं भी आपको बोलूंगी। जब हम सोलो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, वहां सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। बट यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो हमारे फैक्टर्स है दैट आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब अगर आप एक लेबर लगा रहे हो और 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा रहे हो, और अगर आपने लेबर को बढ़ाकर
1 से 2 कर दिया तो आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, सच दैट ये जो हमारी रेशो है 2:1 की वो हमारी कांस्टेंट हमें दिखाई देगी। क्लियर। अब नंबर 5th एग्जाम्पशन की बात करें, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और आपको पता है एवरेज और मार्जिनल के बीच में इक्वालिटी का रिलेशन तभी आता है जब हमारा जो मार्जिनल वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब हमारी एमपीसी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे अगर मैं कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात करूं तो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं पोस्ट किनीशियन से। जब मैंने आपको पोस्ट कीन्स कंजप्शन फंक्शन की थियरीज पढ़ाई थी तो वहां से हम लोगों ने लिया हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको इस डिटेल को इतना जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आप एजम्पशंस के ऊपर फोकस करिए। एमपीसी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इस केस में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। नंबर 6, अगर हम नेक्स्ट एजम्पशन की बात करें, सेविंग इनकम रेशियो दैट इज एस अपॉन वाई प्लस कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पशंस में कुछ आपको चेंजेस मिलेगी स्कूलों में, लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, सेविंग इनकम रेशियो और कैपिटल इनकम रेशियो क्या है, हमारी कांस्टेंट है इन केस ऑफ हैरेड डॉमर। नंबर 7, यहाँ पे जब हम इकोनॉमी के अंदर बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेगा। नंबर 8, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग, एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल है और जो हमने प्लान की थी वो दोनों सेविंग्स क्या है हमें यहाँ पे मिलती इक्वल। ठीक है, जो आप प्लान कर रहे थे और जो आपको एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करेगी लेटर ऑन, वो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज सेविंग। नंबर 9, मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दैट इज कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया जब भी मार्जिनल वाला जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो अगर कांस्टेंट हो जाए, इट डायरेक्टली इंप्लाइज आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, सेम होगा। इनफैक्ट जब हमने यहाँ देखा वहां पे भी हमने बोला कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव है, मतलब जो रेशियो हम इनकम का जो परसेंटेज हम सेव कर रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से इन पॉइंट से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपका मार्जिनल वाली वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या रहेगा कि वो दोनों वैल्यूज हमारी सेम होंगी। नंबर 10 is no adjustment lag। नो एडजस्टमेंट लैग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की वजह से क्या होता था, हमारा सप्लाई साइड पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करती थी, और ये क्या होगी विदाउट एनी टाइम लैग, मतलब एकदम से होगी, इंस्टेंटली होगी। और ये वाली जितनी भी आपकी एग्जाम्पशंस हैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सो दैट एग्जाम में जब भी आपको हैरर के बारे में पूछ रहे हैं, डॉमर के बारे में पूछ रहे हैं, इन स्पेशली इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे आपका नेट का एग्जाम हो गया, वहां पे इन एग्जाम्पशंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ से तो एग्जाम्पशंस पे फोकस रखना। इन्वेस्टमेंट, as investment increases its productive capacity increases instantly। अब ये तो हमारी एग्जाम्पशंस हो। अब यहाँ पे हैरल्ड डॉमर के बीच में जब अब हम हैरल्ड पे बात करेंगे, जब हम हैरल्ड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम में जब हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम्स के बारे में हम बात करते हैं तो क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे हैरल्ड डॉमर से बन सकता है, नाइफ एज प्रॉब्लम पे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 2, यहाँ पे आपका फंडामेंटल थियरम्स पे क्वेश्चन बन सकता है। फंडामेंटल थियरम ऑफ स्पेसिफिक मॉडल्स पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो हैरल्ड पे पूछ रहा है चाहे वो डॉमर पे पूछ रहा है। नंबर 3, यहाँ पे आपको हैरल्ड डॉमर मॉडल को
सोलो के साथ कंपेयर करके पूछा जा सकता है। ठीक है, सोलो या नियो क्लासिकल मॉडल के साथ कंपैरिजन के तौर पे आ सकता है। एंड नंबर 4, सेन्स का जो मॉडल है आपका उसके साथ कंपेयर करके भी आपको ये आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉरी, नंबर 5 जहां पे डायरेक्टली आपसे हैरोडोमर मॉडल के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन जो मेजर चांस है आपका क्वेश्चन आने का, या तो वो नाइफ एज से पूछेंगे या फंडामेंटल थ्योरम से पूछेंगे। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, लेकिन जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है दैट इज नाइफ एज प्रॉब्लम एंड द फंडामेंटल थ्योरम। बस दो दो हमारी थ्योरम्स आती है जिसपे आपका फोकस होना चाहिए, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो वन बाय वन हम इन सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग हैरेट डॉमन मॉडल के बारे में बात करें, स्पेसिफिक हैरेट के बारे में बात करें, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मॉडल का, यहाँ पे हम लोग बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हैरेट क्या करना चाहते थे, हैरेट डिटरमिन करना चाहते थे क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट। लेकिन कैसा रेट हैरेट चाहते थे टू डिटरमिन, आप ये लिख भी लेना, हैरेट वांटेड टू डिटरमिन द यूनिक रेट at which investment and income must grow such that full employment level is maintained for longer time. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एजम्पशन लिखा था। ठीक है, लिखा था। तो यहाँ पे बेसिकली हैरेट बोल ही ये रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, लॉन्ग रन के अंदर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है। बट हम लोग क्या देखना चाहते हैं, हम एक यूनिक रेट देखना चाहते हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहा है और इनकम भी ग्रो कर रहा है, सच दैट इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन होता रहे। अब इसके लिए हैरेट ने अपने मॉडल के अंदर 3 ग्रेड्स की बात की। नंबर 1 इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट, नंबर 2 इज द वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड नंबर 3 इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रोथ रेट्स के बारे में बात की। जब हम एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम रियल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ में हम रियल आउटपुट पे बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज जी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट जब भी आएगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट में हम लोग क्या बात करेंगे कि किस रेट से हमारा जो रियल आउटपुट है वो इकोनॉमी के अंदर ग्रो करेगा। लेकिन वारंटेड ग्रोथ रेट पे हम रियल ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे हम बोलते हैं इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमें कौन सा ग्रोथ, ये भी हमें ग्रोथ रेट ही देता है, लेकिन ये कौन सा ग्रोथ रेट है जहां पे हमारा जो आउटपुट है वो ग्रो करेगा, इंश्योरिंग कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो क्या हो, फुल्ली एम्प्लॉयड हो, और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें उतना रिटर्न दे रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वारंटेड ग्रोथ रेट में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। और दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ वारंटेड ग्रोथ रेट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल सेविंग्स आर फुल्ली इन्वेस्टेड, ऑल सेविंग्स आर फुल्ली इन्वेस्टेड। या आप इसको क्या बोलेंगे, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें क्या दे रही है, वो हमें उतना रिटर्न दे रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और नंबर 3 इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लेबर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी लेट से लेबर ग्रोथ जो है वो हर साल 2% से ग्रो करती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बेकरी वाली एग्जांपल दी, अगर एक बेकर पहले क्या कर रहा था, एक बेकर जो था जब वो मैनुअल काम कर रहा था वो 10 केक्स बना रहा था दिन के। लेकिन वही बेकर जब उसको मशीन्स मिल गई अपने फैक्ट्री के अंदर, तो वो हो सकता है वो 20 केक्स बनाना स्टार्ट कर जाए।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है तो यहाँ पे हम उस फैक्टर को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्या कहेंगे हम इसको, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या आप इसको क्या कहोगे, टेक्निकल प्रोग्रेस। क्या कहोगे, टेक्निकल प्रोग्रेस। तो जब भी हम नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर वन हमारा लेबर ग्रोथ पे बात होगी, और नंबर टू हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जब आप हैरेल्ड डॉमन मॉडल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो ग्रोथ रेट है जिस रेट पे हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में। नंबर टू, वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट बेसिकली एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली एम्प्लॉयड। नंबर टू, ऑल सेविंग्स आर फुल्ली इन्वेस्टेड। जितनी भी हमारी सेविंग्स है जो हाउस होल्ड सेक्टर से आ रही है वो बिजनेस सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से इन्वेस्ट की जाएगी। और नंबर थ्री इज द नेचुरल ग्रोथ रेट, जहां पे हम लेबर ग्रोथ रेट तो देख रहे हैं, लेकिन अलोंग विद लेबर ग्रोथ रेट हम क्या देख रहे हैं, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों ग्रोथ रेट आई होप समझ आ गई। अब मैथमेटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे और लास्ट में जब मैं आपको नाइफ एज प्रॉब्लम करवा लूंगी उसके बाद मैं आपके साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हैरेड मॉडल डिस्कस करूंगी, सो दैट आपको डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आए तो आप कर सके। सबसे पहले हैरेड ने एजम्पशंस पे चलिए। एजम्पशन में हैरेड ने क्या बोला था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यही बोला था। इस एजम्पशन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हैरेड ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हैरेड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपको पता है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आउट ऑफ योर टोटल इनकम हम कितना सेव कर रहे हैं, और हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे लिखते हैं, स्मॉल एस, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो इट इम्प्लाइज जो हमारी एस है दैट इज टोटल सेविंग, इट इज इक्वल टू एस वाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ से y कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मुझे मैं y क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ग्रोथ रेट चाहिए, और जितना भी आप लोगों ने ग्रोथ रेट को समझा हम लोग डेल्टा y अपॉन y के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें y वेरिएबल को टारगेट करने की कोशिश करनी है, दैट्स वाई मैंने y को लिखा s अपॉन s। ठीक है, एक मेरे पास y आ गया s अपॉन s। दूसरा, अगर मैं सी के बारे में बात करूं, सी इज व्हाट, सी इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सी क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका मतलब अगर मैं इतना कैपिटल लगा रही हूं तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, इट इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। एडिशनल आउटपुट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, सी इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ तक क्लियर। अब इससे भी मैं क्या लूंगी, इससे भी मैं डेल्टा वाई लूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ से गेस मिल रहा है कि मुझे वाई की टर्म्स में काम करना है। दिस इंप्लाइज डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा के अपॉन सी। अब यहाँ पे हमें किस पे, हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट चाहिए, हमें वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में बात करनी है, हमें नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में बात करनी है। एंड वी नो जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो डेल्टा वाई की मेरे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई दैट इज एस अपॉन एस। ठीक है, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को यूज किया तो मेरे पास ये आया डेल्टा के क्या होता है हमारा इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में जब भी हम डेल्टा के बारे में बात करते हैं इट इज इक्वल टू आई दैट इज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी इनटू एस अपॉन एस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे जब भी हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं,
एस और आई बराबर है हमारा, इसका मतलब आई और एस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने को आ जाए, इट इज इक्वल टू जी अपॉन सी। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जी अपॉन सी। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आए। लाइक वाइज अब हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट निकाल लिया, लाइक वाइज अब हम क्या करेंगे, अब हम वारंटेड ग्रोथ रेट पे जाएंगे। मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ एस अपॉन सी। ठीक है, एस हमारा क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एस स्टैंड फॉर marginal propensity to save divided by C, that is the incremental capital output ratio, या आप S को ऐसे भी बोलते हैं, it is the actual saving rate। मैंने बोला था आपको पहले भी, परसेंटेज टर्म्स में जब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो परसेंटेज टर्म में जब बात की आपने तो आप बोलेंगे एक्चुअल ग्रोथ सेविंग रेट। तो मैं इसको बता लिख देती हूँ, ये वाली आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्चुअल सेविंग रेट डिवाइडेड बाय सी क्या था हमारा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। लाइकवाइज अब हम वारंटेड पे बात करेंगे। ठीक है, तो वारंटेड पे जब हम वारंटेड पे बात करेंगे, कैलकुलेशन तो मैंने अभी आपको दिखा दी सारी। वारंटेड पे हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू एक्स एंटे, जो हम प्लान कर रहे हैं, इट इज नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वारंटेड क्या है हमारा, वारंटेड इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एंटे सेविंग रेट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले क्या था, एक्चुअल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो थी, बट यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग कि रिक्वायरमेंट कितनी है, तो रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। याद रखना वारंटेड क्या है, वारंटेड इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो एक्स एंटे एस अपॉन सी आर। अब यहाँ पे आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, मैंने यहाँ पे भी एस लिखा, मैंने यहाँ पे भी एस लिखा, क्यों, बिकॉज आप लोग वापिस एजम्पशन पे चलिए। एजम्पशन नंबर 8 को पढ़िए, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इसका मतलब जो मेरी प्लान है दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स एंटे इज इक्वल टू एक्स पोस्ट। ठीक है, दैट्स वाई मैंने एस लिखा। दिस इंप्लाइज जी डब्ल्यू मेरे पास क्या हो गया, एस अपॉन सी आर। अब इसको भी मैं वहां लिख देती हूँ, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। अब हमें क्या निकालना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमिन द यूनिक रेट एट विच इन्वेस्टमेंट एंड इनकम must grow such that full employment is maintained for longer time। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर स्टेडी स्टेट। ठीक है, अभी तक जो निकाला उसके आगे मैं लिख रही हूँ, फॉर स्टेडी स्टेट हमें यूनिक रेट चाहिए। वो यूनिक रेट हमें कहाँ पे मिलेगा, वेयर जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। जी की वैल्यू आप लोग बोलिए, एस अपॉन सी इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। एस और एस बराबर है, इसका मतलब सी और सी आर बराबर होगा, जहां पे एक्चुअल इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और हमारा सी आर मतलब रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर बराबर होगी जिस पॉइंट पे, वहां पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज द पॉइंट जहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, स्टेडी स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए अबाउट द स्टेडी स्टेट पोजीशन, तो आप बता पाएंगे ये कंडीशन बनेगी स्टेडी स्टेट पोजीशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइफ एज के बारे में। जब हम नाइफ एज के बारे में बात करेंगे, नाइफ एज का बेसिकली मतलब क्या है, नाइफ एज वो सिचुएशन है जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, हम स्टेडी स्टेट पॉइंट से कहीं ना कहीं कहीं और मूव करेंगे, फ्लक्चुएशन दिखाई देगी हमें इकोनॉमी में। इसका मतलब एट दैट टाइम सी इज नॉट इक्वल टू सी आर, ये चीज होगी। और हम इसको नाइफ एज क्यों बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे हैरी टॉमन ने बोला कि वंस ये प्रॉब्लम आ जाए, वंस जो आपका इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट लॉन्ग लॉन्ग जर्नी हमारा सी इज नॉट, हमारा जो थ्रू आउट द लॉन्ग जर्नी हमारा, हम कभी इक्विलिब्रियम पे वापस आएंगे ही नहीं। दैट्स वाई हम इस चीज को क्या बोलते हैं, नाइफ एज प्रॉब्लम। ठीक है, अगर वंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो थ्रू आउट द जर्नी हमें क्या दिखाई देगा, कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब हमने बोला सी नॉट इक्वल टू सी आर, या जी नॉट इक्वल टू जी डब्ल्यू, ठीक है, मतलब यही है ना, इसका मतलब हमें क्या दिखाई देगा,
या तो हमें जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू दिखाई देगा या जी लेस देन जी डब्ल्यू दिखाई देगा। तो दोनों केस को लेकर करेंगे। पहले हम केसेस देखेंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या आएगा इकोनॉमी में, किस तरीके का डिसइक्विलिब्रियम दिखेगा, और लेटर ऑन फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, वो सॉल्यूशन है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या देखा अभी कि नाइफ एज प्रॉब्लम में क्या होगा, जी और जी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, दीज आर नॉट इक्वल। जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमी के अंदर नाइफ एज प्रॉब्लम होगी। मतलब इक्विलिब्रियम अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वापस से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएंगे। इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जी और जी डब्ल्यू बराबर नहीं है, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। नंबर वन, जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू को। नंबर टू इज जी लेस देन जी डब्ल्यू। वन बाय वन दोनों केसेस को लेंगे। सबसे पहले अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन होगा जी डब्ल्यू, तो आप लोग मुझे बताइए एक्चुअल ग्रोथ रेट की क्या वैल्यू थी हमारे पास। इट इज एस अपॉन सी। इट इज ग्रेटर देन एस अपॉन सी आर। इसका मतलब वन अपॉन सी ग्रेटर देन वन अपॉन सी आर है। इसका मतलब साइंस यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, सी आर ग्रेटर देन सी हो जाएगा। जब आपका सी आर ग्रेटर देन सी है, मतलब जो रिक्वायर्ड कैपिटल है इकोनॉमी में, जितनी आपको प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड कैपिटल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अवेलेबल है, जो जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। जब रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई लेस देन हो जाएगी डिमांड से। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं ना, लेट्स से जैसे हमने अभी बेकरी वाली एग्जांपल ली, तो उसमें अगर आपकी बेकरी के अंदर 10 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, 10 मशीन से गिरकर 5 मशीन्स हो जाए, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट थी 10 की, उसकी जगह जो एक्चुअल है दैट इज 5। 5 अवेलेबल है, होनी 10 चाहिए थी। तो 5 इज लेस देन 10। इसका मतलब जो 5 मशीन जो प्रोडक्शन कर रही थी, अब तो हमारे पास वो लॉस पे चले जाएगी। तो सप्लाई लेस देन डिमांड होगा, और जब भी सप्लाई लेस देन डिमांड होता है, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इन्फ्लेशन होगा। अब यहाँ पे जब भी इन्फ्लेशन होता है और इस तरीके की इक्वेशन बनती है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं। हमारा ई ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, और हमारे पास जी डब्ल्यू क्या है, नीचे है टाइम, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, ग्रोथ रेट। जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू के केस में, और आप देख रहे हैं कि गैप जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। गैप इंक्रीज करना दिखा ही ये रहा है कि हमारी इकोनॉमी में नाइफ एज प्रॉब्लम है। वंस द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब, ये ऑटोमेटिकली और ज्यादा वाइडन होता जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट केस जहां पे जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, उसमें आपको समझ आया कि क्या क्या होगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू डिमांड, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इन्फ्लेशन तो आ गया इकोनॉमी में, अब अगर हम इसको सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे। हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का मतलब क्या है, हमें वाई कम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद है के अपॉन एल क्या था हमारा, के बाय एल फिक्स था, कैपिटल जो लेबर रेशियो थी वो फिक्स थी, फैक्टर रेशियो फिक्स थी। तो अगर आपकी के बाय एल फिक्स है, और अगर हम यहाँ पे टू करेक्ट इन्फ्लेशन हम अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, लोगों को काम से बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब हम लेबर को कम कर रहे हैं। लेबर को कम करने के बाद आपको के बाय एल जो फिक्स रेशो है वहां पे आपको कैपिटल भी हटाना पड़ेगा। जब आपका के बाय एल कम हो जाएगा, तो आपका जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की वजह से आपका ओवरऑल आउटपुट इकोनॉमी में फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, और इसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट विल फॉल इन द इकोनॉमी। क्लियर। फर्स्ट केस। सेकंड केस लेते हैं जिसमें जी लेस देन जी डब्ल्यू होगा, यहीं पे ले लेते हैं।
जी लेस देन जी डब्ल्यू, जब जी लेस देन जी डब्ल्यू होगा तो एस अपॉन सी लेस देन एस अपॉन सी आर होगा। दिस implies 1/c जो है हमारा, दैट इज लेस देन 1/c r। अब यहाँ पे क्या होगा, c जो है आपका दैट इज ग्रेटर देन सी आर। जब c ग्रेटर देन सी आर होगा मतलब एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड कैपिटल। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है। जब कैपिटल ज्यादा है मतलब मशीन्स एक्स्ट्रा पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल मशीनरी ज्यादा है। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस समय सप्लाई जो है दैट इज मोर देन डिमांड। पहले क्या देखा हमने, सप्लाई लेस देन डिमांड या डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई थी, बट नाउ इन केस ऑफ जी लेस देन जी डब्ल्यू, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई जब ग्रेटर देन डिमांड हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हमें डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जी डब्ल्यू बन जाएगा और ये नीचे वाला जी बन जाएगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं, बेशक जी डब्ल्यू ऊपर वाला है जी नीचे है, लेकिन यहाँ पे भी गैप क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है। वंस जैसे ही हम जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू यहाँ से मतलब स्टेडी स्टेट, ये हमारी पोजीशन क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेडी स्टेट पोजीशन। जब हम स्टेडी स्टेट से मूव करके शिफ्ट करके तो गैप वाइडन हो रहा है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, इट इज नाइफ एज प्रॉब्लम। या हम बोल रहे हैं जैसे ही स्टेट स्टेट वंस डिस्टर्ब हुआ ये प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इन द हैरेड डॉमर मॉडल। ठीक है, इन पर्टिकुलर अभी हम हैरेड का केस कर रहे हैं, उस पे अगर हम बात करें। अब यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन होगा, जब आपका सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, इसका मतलब मशीनरी आपके पास बहुत ज्यादा है। मशीनरी ज्यादा होने का मतलब के बाय एल फिक्स है, तो आप लेबर भी हायर करो सो दैट जो हमारा के बाय एल का जो रेशियो है, ठीक है, एक्स्ट्रा मशीनरी भी यूज हो जाएगी और एक्स्ट्रा जब बंदों को आप हायर करोगे तो के बाय एल जो फिक्स रेशियो है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट। तो के बाय एल को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हमारे पास एक्सेस में कैपिटल पड़ी है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेबर को हायर करेंगे सो दैट एम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज करे। तो आपको समझ आया, दिस इज योर नाइफ एज प्रॉब्लम। अब थर्ड ग्रोथ रेट पे आते हैं, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट, और उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। नेचुरल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट में आने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है कि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब जितना हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया लेबर ग्रोथ रेट प्लस प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, जितना वो मैक्सिमम होगा आपका एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्शन उतना ही हो सकता है मैक्सिमम लिमिट, अदरवाइज उससे कम रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें नेचुरल ग्रोथ रेट को कंपेयर करना हो विद द वारंटेड ग्रोथ रेट एंड विद द एक्चुअल ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे मेजरली हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस वन, जहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जी एन ग्रेटर देन होगा जी, ग्रेटर देन होगा जी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, अगर आप यहाँ पे वापिस आए जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, हमारे पास क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन। तो यहाँ से इस लॉजिक से मैं क्या लिखूंगी, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डायग्राम बनानी हो तो हियर वी हैव टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, ग्रोथ रेट आएगा हमारा वाई एक्सिस पे, हमारा जी एन मैक्सिमम ग्रोथ रेट और जी डब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट ये है हमारा। और हमारा जी क्या होगा, जी इन बिटवीन है दोनों के, और ये हमारा केस किसका बनेगा, इन्फ्लेशन का। स्पेशली जो लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये चीजों के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, समहाउ आपसे पूछा जाए, पॉसिबिलिटी तो आपको पता हो। केस सेकंड के बारे में अगर हम बात करें, केस सेकंड हमारा क्या हो सकता है, जहाँ पे जी लेस देन जी एन होगा, जी एन लेस देन जी डब्ल्यू। अब इस केस को देखो, यहाँ पे सॉरी जी, जी लेस देन जी डब्ल्यू, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारा जी लेस देन जी डब्ल्यू ये वाला केस बनता था और हम डिफ्लेशन के बारे में बात करते थे। तो डिफ्लेशन होगा, और इसको हम कैसे दिखाएंगे इकोनॉमी के अंदर, इसको हम दिखाएंगे, here we have GW, here we have GN,
और जी जीएन से कम है, इसका मतलब जी हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ डिफ्लेशन। अब यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट जहां पे इक्वल होंगे, वेयर योर जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन। इसको क्या बोला गया, इसको जॉन रॉबिन्सन जो एक इकोनॉमिस्ट हुई है, जॉन रॉबिन्सन ने इसको क्या बोला, इट इज द गोल्डन एज और बैलेंस्ड ग्रोथ इक्विलिब्रियम। क्या बोला इसको, गोल्डन एज और बैलेंस्ड एज इक्विलिब्रियम। अगर आपसे समहाउ एग्जाम में जॉन रॉबिन्सन का या गोल्डन एज के बारे में या बैलेंस्ड एज इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला, जहां पे हमारा G इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन होगा, जहां पे इक्वालिटी होगी बिटवीन दीज थ्री रेट, वो हमें क्या बताएगी, हमें एक बहुत सेटिस्फैक्टरी कंडीशन देगी, वो हमें एक बहुत हैप्पी कंडीशन देगी इकोनॉमी में। यहाँ पे हमारा क्या इंश्योर होगा कि इकोनॉमी में स्टेडी स्टेट ग्रोथ रहेगी अलोंग विद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, अलोंग विथ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। और यहाँ पे कोई भी एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, तो बिकॉज के बाय एल फिक्स है, तो हमें इसको इलिमिनेट करने के लिए हमें लेबर को अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा। तो लेकिन जब हम G इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे कोई भी एक्सेस कैपेसिटी हमें इकोनॉमी के अंदर दिखाई नहीं देगी। ओवरऑल स्टेडी स्टेट जहाँ पे हमारी दो मेजर चीजें फुलफिल होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्सेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम्स में आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका हैरल्ड-डॉमर मॉडल है, वो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज के सिनेरियो में क्यों नहीं यूज किया जाता। देखिए, जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, हैरल्ड डॉमर में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हैरल्ड डॉमर में हमने स्टार्ट किया था सेविंग रेट से। ठीक है, चाहे हमारा जी था दैट इज एस अपॉन सी, चाहे हमारा जी डब्ल्यू था दैट इज एस अपॉन सी आर, दोनों में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज विद द सेविंग रेट। अब जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज, पुअर इकोनॉमीज के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो सेविंग रेट है दैट इज वेरी लो। और जब सेविंग रेट आपका लो होता है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब कैपिटल स्टॉक कम हो जाएगा, कैपिटल स्टॉक कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, दैट्स व्हाई हैरल्ड डॉमर मॉडल जो है वो आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज के अप्लाई नहीं किया जाता। एम आई क्लियर, नाइफ प्रॉब्लम समझ आया सबको? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ऑल्सो ज्वाइन मी एट माय टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स विद। अब हम फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। जब हम फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंडामेंटल थ्योरम्स है। नंबर वन जो डिमांड साइड की थ्योरम है, और नंबर टू इज द सप्लाई साइड वाली थ्योरम। अभी तक हम कहीं ना कहीं इन दोनों थ्योरम्स को टच कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाए अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हैरल्ड-डॉमर मॉडल, तो हैरल्ड की जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू एस अपॉन सी। ठीक है, आपको हो सकता है बोले कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हैरल्ड मॉडल प्रूव करिए, तो जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने अभी आपको करवाया है, आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर सप्लाई साइड में जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम बनेगी दैट इज जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। इसका प्रूफ हमने किया नहीं है, बट आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जहां जहां सी लिखा था वहां वहां आप सी आर लिखते जाएंगे, जहां जहां आई था वहां आप क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे, और उस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, सप्लाई साइड वाला ये प्रूफ मिल जाएगा। तो जब आपसे फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पूछा जाए, तो आई होप आप लिख पाएंगे, आप बता पाएंगे फंडामेंटल थ्योरम डिमांड साइड और सप्लाई साइड को लेकर। क्लियर, तो ये आपका हैरल्ड मॉडल है। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।